हेलो गाइस, इसमें मैं मज़ा खान स्क्रीन। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 7 का जो है वो है ATP रिसर्च करेंसी। ATP रिसर्च करेंसी। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने में मैं आपको इसका फंक्शन नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, सही है ना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ATP में सबसे पहले तो हमारे पास होता है वो है फॉस्फेट बॉन्ड्स। सही है। इसका जो हम डायग्राम में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सही है। सबसे पहले तो फॉस्फेट होता है, दूसरा हमारे पास है राइबोस शुगर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है, इस तरह का कुछ होता है। तीसरा आते हैं हम एडेनिन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल है, वैसे बनाऊंगा। जो भी वो बन गया, ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास मिल के फिर हमारे पास पूरा ATP का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको नीचे सही तरीके से इधर इस साइड पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो सही तरह के बना के, जैसे इन तीनों को मिला के हम जो है इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। पहली चीज़ 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स है, उसके साथ हमारे पास फिर राइबोस शुगर है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। फाइव कार्बन है, ये 5 साइड है इसके, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 5 कार्बन से बने। सही। ये हमारे पास राइबोस शुगर हो गया, राइबोस। तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है एडेनिन। इस साइड पे एडेनिन का स्ट्रक्चर बना दूंगा। ये हमारे पास हो गया एडेनिन। ये हमारे पास ATP का जो हम अब इन तीनों को मिला के हमने ये ATP का फुल स्ट्रक्चर बना दिया। इस ATP के स्ट्रक्चर में जब हमारे पास ये एक फॉस्फेट का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। ATP सेल्स करेंसी में इसको सेल्स करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। सही है। इसमें से हमारे पास मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिलीज होती है। सही है। तो 1 फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह ये दो भी ब्रेक हो जाए तो इतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। फिर हमारे पास अगर हमारे पास ये फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमारे पास इससे बनता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि हमारे पास 2 रह के पीछे तो हमारा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। फिर हमारे पास जब ये वाले भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास पीछे कौन सा बच जाता है, एक बच जाता है, तो हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और जब ये तीनों नहीं ब्रेक होते तो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उस टाइम, क्योंकि तीनों हमारे पास नहीं ब्रेक हुए थे। तो ये कि जब हमारे पास दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास पीछे 2 बच जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये भी ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे पास तीसरा बच जाता है, इसे हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमारे पास ATP का स्ट्रक्चर है। सही है ना। ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फॉस्फेट 3 बॉन्ड्स हैं,
राइबोस शुगर है हमारे पास, और एडिनिन भी हमारे पास। फिर इसमें हमारे पास इन तीनों को मिला के हमारे पास पूरा एक एटीपी का सही स्ट्रक्चर बन गया। फॉस्फेट, फिर सबसे पहले 3 फॉस्फेट थे हमारे पास, फिर उसके बाद राइबोस शुगर था, और उसके बाद एडिनिन। तो ये तीनों मैंने मिला के एटीपी का स्ट्रक्चर बना दिया। और जब दोबारा से एक बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास पीछे 2 रह जाते हैं, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब दूसरा भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास पीछे 1 बच जाता है, तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर, ये तो आता है हमारे पास स्ट्रक्चर में। अब इसका फंक्शन भी तो है कुछ। एटीपी वैसे तो नहीं बैठा हुआ, इसका भी कुछ फंक्शन है, तो हम इसको कहते, अब इसका फंक्शन हम करते हैं। फंक्शन इसका कुछ थोड़ा सा ही है, इसमें इतना फंक्शन नहीं है कि एटीपी जो है इट इज़ इन्वॉल्व्ड, आपने कैसे लिखना है कि इट एटीपी, कि इट भी लिख सकते हैं इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मोस्ट ऑफ द सेलुलर रिएक्शंस। इट इज़ इन्वॉल्व इन द मोस्ट ऑफ द सेलुलर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? एक्सोसाइटोसिस हो गया, जिसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग ऑफ सेल, सॉरी। और एंडोसाइटोसिस हो गया, जिसको हम कहते हैं ईटिंग ऑफ सेल। सही है, ये दो हमारे पास एंडोसाइटोसिस मोस्ट ऑफ सेलुलर रिएक्शन है, सही है ना। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस भी आ गया, आ गया। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीएनए, आरएनए, और बाकी हमारे पास वो भी आता है ग्लाइकोलाइसिस एटसेट्रा। ग्लाइकोलाइसिस भी लिख देता हूँ क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, तो इस वजह से ये सब हमारे पास इसके फंक्शन में इंक्लूड है। सही है। और तीसरा भी लिख देता हूँ डीएनए और आरएनए के मैन्युफैक्चरिंग में। डीएनए और आरएनए के मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है एटीपी का रोल होता है। इसी तरह ये सब जो हमारे पास सेलुलर फंक्शंस हैं। अच्छा, ये एनर्जी प्रोवाइड किस बुनियाद से करता है एटीपी एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारे पास एटीपी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों। और इसके अलावा तो एटीपी में और कुछ भी नहीं है। और अगर फिर भी आपको मुझसे कुछ मिसिंग हो या फिर आपको कुछ समझ ना आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस तरह मैंने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस है, वो भी लाएंगे। और इस तरह मोहम्मद नज़ान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।